in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we discussing about the lithium कार्बोनेट जिसे बोलते हैं। और लिथियम कार्बोनेट के अलावा हम इसको ये भी बोल सकते हैं, एंटी मैनिक ड्रग बोल सकते हैं। एक मैनिक डिसऑर्डर होता है मैनिया, एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, या मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट भी बोल सकते हैं इसको, लिथियम कार्बोनेट को। और साथ में हम तो मतलब एंड ड्रग फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो लिथियम कार्बोनेट है ये आपके मेजर डिप्रेशंस में, और मेजर डिप्रेशन का टाइप होता है मनिया। जब बहुत ज़्यादा सीवियर डिप्रेशन हो जाए तो वो पागल साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स मनिया चेंज हो जाते हैं, जैसे मनिया में। और एक मनिया के अलावा एक और डिसऑर्डर होता है जिसे हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं, तो इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो बेसिकली लिथियम कार्बोनेट जो है वो आपकी एंटी मैनिक ड्रग है, मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट कह सकते हैं, या फिर ड्रग फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर थेरेपी। ठीक है, तो टुडे वी आई स्टार्ट द लिथियम कार्बोनेट या लिथियम। तो लिथियम जो है, लिथियम को हम एंटी मैनिक ड्रग्स में बताया था, या मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग, या ड्रग फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर्स भी कह सकते हैं। तो लिथियम साल्ट आर प्रोफाइलेटली टू फॉर ट्रीट द मैनिक डिप्रेस पेशेंट्स एंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मैनिक एपिसोड्स थंस आर कंसिडर एज ए मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट्स। तो मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट्स जैसे यूज़ किया जाता है क्योंकि ये मैनिक जो के जो अटैक होते हैं उसको ये सप्रेस करते हैं ड्यूरिंग द डिप्रेशन या मैनिक डिप्रेसिव पेशेंट्स के लिए। तो बेसिकली, और बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। बाइपोलर डिसऑर्डर फॉर्मली कॉल्ड है मैनिक डिप्रेशंस। बाइपोलर डिसऑर्डर को हम मैनिक डिप्रेशंस भी कह सकते हैं। ये मेंटल हेल्थ कंडीशंस दैट कॉज एक्सट्रीम मूड स्विंग एंड इंक्लूडिंग इमोशनल हाई मनिया एंड हाइपरमेनिया एंड लो डिप्रेशंस। मतलब क्या है बाइपोलर मतलब बताया, पोल्स मतलब आप समझते हैं वैसे। पोल्स मतलब एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, तो यानी इसी तरह यहाँ भी क्या है, दो कंडीशन बनती हैं बाइपोलर डिसऑर्डर में। पहली कंडीशन क्या है कि पेशेंट्स क्या होगा, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, यानी कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ बोलेगा, बहुत ज़्यादा तेज़ बातें करेगा, बहुत ज़्यादा तेज़ गाएगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा। तो वो ये स्टेट कहलाती है उसकी मनिया स्टेट, यानी कि हाई स्टेट जो है वो मनिया स्टेट कहलाएगी। बहुत ज़्यादा लोगों से अग्रेसिव हो जाएगा। और दूसरी स्टेट इसी में होती है, वो आपकी लो फेज़ होती है, जैसे हम डिप्रेशन कहते हैं। वो चुपचाप बैठ जाएगा, शांति से बैठ जाएगा, किसी से बात नहीं करना चाहेगा, उदास हो जाएगा। और ये मनी स्टेट होती है उसमें बहुत हाइपर एनर्जेटिक स्टेट हो जाती है पेशेंट की। तो ये दोनों टाइप की लो हाई मतलब मनिया स्टेट है, फिर डिप्रेशंस, ये दोनों फेज़ चलती रहती हैं। कभी पेशेंट के बाद मनिया फेज़ आई तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जिक हो गया, बहुत ज़्यादा बोल रहा है, बोलता चला जा रहा है। और जब डिप्रेसिव फेज़ आती है तो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, किसी से कोई बोलता नहीं है, सोशल इंटरेक्शन को ख़त्म कर देता है, अकेले रहना पसंद करता है। तो दोनों फेज़ आती हैं जिस पेशेंट के अंदर, उसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं। एक पोल जो होता है वो इसकी मनिया स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा पोल जो होता है वो उसकी डिप्रेशन स्टेट को या लो डिप्रेशन स्टेट को। ठीक है, व्हेन द पेशेंट्स बिकम ए डिप्रेस, द पेशेंट में फील सैड, होपलेसनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड प्लेजर इन मोस्ट एक्टिविटी। जब पेशेंट डिप्रेस होगा तो वो क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा दुखी सैड होता है, अब निराशा होती है उसके अंदर, उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ होता। जितनी टाइप की एक्टिविटी होती है सब में वो किसी में इंटरेस्ट लेना नहीं चाहता है, चुपचाप बैठना, अकेले रहना चाहता है। ये तो उसकी डिप्रेसिव फेज़ हो गई। अब व्हेन योर मूड मतलब पेशेंट का मूड, व्हेन द पेशेंट मूड शिफ्ट टू द मनिया एंड हाइपोमेनिया स्टेज। मनिया या हाइपोमेनिया स्टेज में जो कन्वर्ट होता है, लेस एक्सट्रीम देन ए मनिया, पेशेंट में भी ये फील इफोरिक मतलब क्या होता है, हवा में उड़ना, अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश महसूस करना, अपने आप को सोचना। जैसे नहीं, वो जो पेशेंट्स जो लोग होते हैं वो अल्कोहल ले लेते हैं, या कोई बेंजोडाइपिन्स डेरिवेटिव या जो नींद वाली गोलियां हैं उनको ले लेते हैं, तो अपने आप को काफ़ी इपेरेंट महसूस करते हैं। या भांग खा लेते हैं तो वो इप्योरिक फीलिंग होती है, फुल ऑफ एनर्जी बहुत होती है, अनइजीनेस, इरेटेबल और इरिटेबल बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है। दैट इज़ द मनिया फेज हो जाती है। तो दोनों फेज होती हैं, उस कंडीशन को हम बाइपोलर बोलते हैं। द मूड स्विंग कैन इफेक्ट स्लीप, एनर्जी, एक्टिविटी, जजमेंट, बिहेवियर एंड द एबिलिटी टू थिंक क्लियरली। इसके अलावा क्या होती है, जो पेशेंट का मूड होता है उसकी जो वो स्लीप इफेक्टेड होता है, या तो बहुत ज़्यादा सोने लगेगा, कम सोएगा। एनर्जी उसकी होती है, एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। एक्टिविटी भी, जजमेंट भी नहीं कर पाता, बिहेवियर चेंज हो जाता है, साथ में थिंकिंग की एबिलिटी भी होती है वो अफेक्टेड हो जाती है।
तो इस टाइप के डिसऑर्डर को हम बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं, और जो एक फेज़ होती है उसे मैनिक फेज़ बोलते हैं। इसलिए जो ड्रग यूज़ होती है उसे एंटी मैनिक ड्रग या ड्रग फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर या मूड स्टेबलाइजिंग कहते हैं। कि मनिया में क्या होता है, बहुत हाइपर स्टेट में हो जाता है, तो मूड को हाइपर एक्टिव हो गया, उसको स्टेबलाइज करने की ड्रग क्या हो गई, लिथियम कार्बोनेट। ठीक है, तो आगे बात करते हैं इसकी मोड ऑफ एक्शन, कैसे ये ड्रग काम करती है। लिथियम इज बिलीव टू एटीन्यूएट द सिग्नलिंग बाई ए रिसेप्टर्स कपल टू द फास्फाटिडाइल इनिस्टोल बाईफास्फेट, यानी कि PIP2 सेकेंड मैसेंजर सिस्टम। तो लिथियम इंटरफेयर विद द रीसाइक्लिंग ऑफ PIP2, मतलब क्या, फास्फोटिडाइल इनिस्टोल बाईफास्फेट, एंड लीडिंग टू इट्स रिलेटिव डिप्लेशन इन द न्यूरॉन मेम्ब्रेन ऑफ द CNS। तो लिथियम कार्बोनेट क्या करते हैं, ये आपके सिग्नल्स जो ब्रेन से होते हैं उसको एटेन्यूएट करते हैं, उसको सिग्नल्स जो सिग्नल या इम्पल्स जनरेट हो रहे हैं उसको कम करेंगे बाय द रिसेप्टर कपल्ड, जो रिसेप्टर के साथ में जो प्रोटीन जुड़ी होती है, कपल्ड जो प्रोटीन है, तो कपल्ड जो सबस्टांस है कौन सा, फास्फोटिडाइल इनोस्टोल बाईफास्फेट या PIP2 सेकेंडरी मैसेंजर्स। तो इसको ये कम करके, उसकी सिंथेसिस कम करके जो मेंटल इन्फॉर्मेशन होती हैं उसको, जो सिग्नलिंग है उसको ये कम कर देते हैं। तो लिथियम क्या करेगा, लिथियम इंटरफेयर द रीसिंथेसिस, दोबारा जो सिंथेसिस हो रही है PIP2 यानी कि फास्फोटिडाइल इनोस्टोल बाईफास्फेट्स की जो सिंथेसिस को ये इंटरफेयर कर देते हैं, रोक देते हैं, लीडिंग टू द इट्स रिपीटेटिव डिप्लेटेशन ऑफ द न्यूरॉन्स मेम्ब्रेन ऑफ द CNS, जिसकी वजह से क्या होता है कि न्यूरॉन्स में जो PIP2 का लेवल है वो कंटिन्यू घटता रहता है, और PIP2 लेवल इन द पेरिफेरल मेम्ब्रेन आर अनअफेक्टेड बाय द लिथियम। लेकिन PIP2 जो पेरिफेरल पार्ट है, मतलब ब्रेन के अलावा जो हमारा पार्ट है, ब्रेन या CNS के अलावा पेरिफेरल पार्ट, वहाँ पर जो PIP2 यानी कि फास्फोटिडाइल इनोस्टोल बाईफास्फेट का लेवल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसको अगर हम फिगर से देखना चाहें तो फिगर से आप देख सकते हैं, ये आपका जो सिंथेसिस है, मैं इतना बायोकेमिकल रिएक्शंस में डीप में नहीं आऊँगा। तो यहाँ पर ये आपका रिसेप्टर है, तो रिसेप्टर कौन सा है, रिसेप्टर आपका ये है, दैट इज़ द रिसेप्टर्स। तो जो आपकी ड्रग होती है लिथियम क्या करती है, जो आपका ये प्रोटीन जो सेकेंडरी प्रोटीन है, जब तक ये सेकेंडरी प्रोटीन स्टार्ट जो नहीं होगी, ये सेकेंडरी प्रोटीन नहीं बनेगी, IP3 यानी कि क्या है, सेकेंडरी प्रोटीन है, तब IP3 जब प्रोटीन नहीं बनेगी तब तक क्या होगा कि सेकेंड जो रिस्पॉन्स आपके नहीं आएंगे, यानी कि मैसेंजर जनरेट इनकी हेल्प से क्या होगा, रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा, या फिर जो आपका इम्पल्स है वो आपका जनरेट नहीं होगा, यानी एक मैसेज दूसरी मैसेज या बायोकेमिकल रिएक्शन जनरेट नहीं होगी। तो लिथियम क्या कर रही थी, लिथियम इस PIP2 ये PIP2 जो है इसके फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देती है। तो IP जो होता है वो इनस्टॉल में चेंज नहीं हो पाता है, जब IP इनस्टॉल में नहीं चेंज हो पाता है, जैसे PIP2 फॉर्म नहीं हो पाएगा, PIP2 फॉर्म नहीं होगा तो DAG और IP3 फॉर्म नहीं हो पाते हैं, और DAG IP3 बोथ आर द सेकेंडरी मैसेंजर, जिसकी वजह से किसी भी नर्व सेल्स में रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं। जब PIP2 फॉर्म नहीं हो रहा है तो DAG IP3 फॉर्म नहीं होंगे, DAG IP3 जब फॉर्म नहीं होंगे DAG IP3, तो इसकी वजह से सेल का रिस्पॉन्स डिमिनिश हो जाता है, कम हो जाएगा न्यूरॉन सेल्स का। और जो हम यही चाहते हैं, जब न्यूरॉन सेल्स का रिस्पॉन्स डिप्रेस हो जाएगा तो इसकी मनिक स्टेट होती है वो कम हो जाती है, मनिया सिम्टम्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, मूड इसका होता है स्टेबलाइज हो जाता है पेशेंट्स का। तो सिंपली बात है, ये क्या करते हैं, लिथियम डिक्रीज द लेवल ऑफ PIP2 यानी फास्फोइनोस्टोल बाईफास्फेट्स लेवल इन द ब्रेन्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइपर एक्टिवेशन ऑफ द न्यूरॉन सेल्स। अब ये जब PIP2 लेवल कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक न्यूरॉन्स जो होंगे ब्रेन्स की वो आपकी हाइपर एक्टिव नहीं हो पाएंगी, डिप्रेस हो जाएंगी, और इसकी मनियक फेज़ है, मनिया फेज़ है, हाइपर मनियक फेज़ है, वो आपकी जनरेट नहीं हो पाती है, और पेशेंट का मूड होता है वो स्टेबलाइज हो जाता है, यानी ये बाइपोलर डिसऑर्डर में ये हेल्पफुल होता है। फार्मूला एक्शन की बात करूँ तो लिथियम हैज़ प्रैक्टिकली नो अक्यूट इफेक्ट इन द नॉर्मल इंडिविजुअल एज वेल एज इन द बाइपोलर पेशेंट्स। वैसे अगर बात करें किसी लिथियम को, अगर मैंने अक्यूट इफेक्ट की बात करें, मतलब कि जैसे अभी दिया है मैंने किसी पेशेंट्स को, तुरंत ही नॉर्मल इंडिविजुअल्स पे और बाइपोलर पेशेंट्स पे तुरंत इफेक्ट जनरेट नहीं होता है। इट इज़ नाइदर सेडेटिव और एप्यूरेंट बट ऑन प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशंस इट एक्ट एज मूड स्टेबलाइजर इन बाइपोलर डिसऑर्डर्स। ना ही ये सेडेटिव है, मतलब सेडेशन एक्शन नहीं प्रोड्यूस करेगी,
ना ही एप्यूरेंट है। एप्यूरेंट मतलब मैंने आपको बताया जैसे भांग खाने के बाद में जो फीलिंग आती है, डेट इज़ द एप्यूरेंट फीलिंग। द अल्कोहल ज़्यादा पीने के बाद में जो फीलिंग आ रही है वो क्या, एप्यूरेंट फीलिंग, मतलब अपने आप को बहुत बैलेंस महसूस करना। तो वो फीलिंग नहीं हो पाती है इससे जनरेट। बट लेकिन हम इसे प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन पेशेंट को करें तो मूड स्टेबलाइजिंग एक टाइप ऐसे मूड स्टेबलाइजर इन बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर जिस पेशेंट को है उसका क्या होगा, मूड वो हाइपर मैनिक स्टेट में नहीं पहुंच के, मनिया में नहीं पहुंच के वो मूड स्टेबलाइज हो जाता है। गिवन टू पेशेंट्स इन एक्यूट मनिया, it is usually suppress the episodes taking 1 to 2 weeks and continue treatment prevent the cycle of mood change। अगर पेशेंट्स कोई है मनिया का, एक्यूट पेशेंट है मनिया का, तो उसे हम अगर सब उसे हम 1 से 2 वीक तक भी ये मनिया लिथियम कार्बोनेट देते हैं तो उसका जो एपिसोड है मनिया के वो आपके कम होने लगते हैं, और उसकी मूड जो साइकिल है मनिया फेज की वो भी आपकी ऑटोमेटिक चेंज होने लगती है। लिथियम इनहिबिट द एक्शन ऑफ EDH एंड ऑन डिस्टल ट्यूबुल्स इन द किडनी एंड कॉज ए डायबिटिक इंसिपिडस लाइक स्टेट्स। लिथियम का क्या कर देता है, लिथियम कार्बोनेट की प्रॉपर्टी है कि ये EDH यानी एंटी डायबिटिक हार्मोन जो डिस्टल ट्यूबुल्स में होता है उसको इनहिबिट कर देते हैं किडनी में, जिसकी वजह से डायबिटिक इंसिपिडस लाइक सिम्टम्स आते हैं। डायबिटिक इंसिपिडस में आपने पढ़ा होगा, डायबिटिक इंसिपिडस क्या है कि जब आपका यूरिनेशंस की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यूरिनेशन ज़्यादा हो रहा होता है, उस कंडीशन को हम डायबिटिक इंसिपिडस बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट इसका है ल्यूकोसाइड काउंट इंक्रीज़ हो जाता है इन लिथियम थेरेपी। तो लिथियम थेरेपी किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो उसमें ल्यूकोसाइड काउंट होंगे वो बढ़ जाते हैं, ठीक। और लिथियम इनहिबिट द रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन रिजल्टिंग इन द फीडबैक स्टिमुलेशन ऑन थायराइड थ्रू द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। इसके अलावा लिथियम जो होती है वो आपका इनहिबिट कर देती है थायराइड हार्मोन के रिलीज़ के लिए। जब थायराइड हार्मोन रिलीज़ कम होगा जिसकी वजह से फीडबैक स्टिमुलेशन बढ़ जाता है, और फीडबैक स्टिमुलेशन बढ़ने की वजह से मतलब फीडबैक स्टिमुलेशन आपने शायद पढ़ा हुआ एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, अगर नहीं पढ़ा है थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूँ। लिथियम इनहिबिट करता है रिलीज़ ऑफ थायराइड हार्मोन का रिलीज लिथियम ने रिलीज़ कम कर दिया। अगर थायराइड हार्मोन आपका ब्लड में कम हो गया तो ऑटोमेटिक फीडबैक मैकेनिज्म जाती है कि ब्लड में थायराइड हार्मोन को बढ़ाओ, तो उसका मतलब क्या हो गया, फीडबैक स्टिमुलेशन मैसेज किया हार्मोन को बढ़ाइए, फीडबैक स्टिमुलेशन थायराइड थ्रू द पिट्यूटरी। वो मैसेज किसके थ्रू जनरेट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू, और पिट्यूटरी ग्लैंड फिर अगेन उस हार्मोन को रिलीज़ को बढ़ा देती है। तो लिथियम एक तरह से इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन के लिए। ADME की बात करें तो लिथियम स्लोली बट वेल एब्जॉर्ब ओरली, नाइदर प्रोटीन से बॉन्डेड भी नहीं होती है, मेटाबोलाइज होती है और एक्सीड आउट हो जाती है थ्रू द यूरिन। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो थ्रस्ट एंड पॉलीयूरिया आर एक्सपीरियंस बाई ए मोस्ट एंड सम फ्लूइड रिटेंशन में अकर इनिशियली बट क्लियर लेटर्स। स्टार्टिंग की किसी थेरेपी स्टार्ट करते हैं तो उसको प्यास ज़्यादा लगती है और बार बार फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन होते हैं, क्योंकि ये ADH को इनहिबिट करती हैं। इस वजह से ADH के इनहिबिट होने के बाद में प्यास भी ज़्यादा लगेगी और यूरिनेशन की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, यानी पॉलीयूरिया के जैसे सिम्टम्स आप पॉलीयूरिया हो जाएगा और एक्सपीरियंस बाई मोस्ट। लेकिन सम फ्लूइड रिटेंशन जैसे लॉन्ग टाइम जैसे हम यूज़ करते जाते हैं तो कुछ दिन बाद में फ्लूइड का रिटेंशन हो जाता है बॉडी की। इनिशियल फ्लूइड का रिटेंशन इनिशियली होगा लेकिन बाद में ये हल्का हल्के इसका इफेक्ट साइड इफेक्ट होता है, सप्रेस हो जाता है। फाइन ट्रिमर आर नोटेड बाई वन थेरेपेटिक कंसल्टेशन। अगर थेरेपेटिक कंसल्टेशन में हम पेशेंट को दे रहे हैं, मतलब थेरेपेटिक कंसल्टेशन जितनी डोज की रिक्वायरमेंट है उतनी डोज दे रहे हैं, उसमें कभी कभी हमें ट्रिमर्स यानी कपकपी जो होती है वो आपको देखने को मिलती है। लॉन्ग टर्म यूज़ सम पेशेंट डेवलप रीनल डायबिटिक इंसिपिडस। काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ करने पर देखा गया है कि रीनल डायबिटिक इंसिपिडस यानी कि मैंने आपको बताया पॉलीयूरिया वाली डायबिटीज़ डेवलप हो जाती है। मोस्ट पेशेंट गेन सम बॉडी वेट, और मोस्ट पेशेंट में ये भी देखा गया है कि वजन उनका बढ़ जाता है। और गॉइटर हैज़ बीन रिपोर्टेड इन द 4% ऑफ द पेशेंट्स। 4% पेशेंट ऐसे भी देखे गए हैं कि जिनमें गॉइटर होना डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये तो इसके एडवर्स इफेक्ट हुए। अब कंट्राइंडिकेशन की बात करते हैं, कहाँ कहाँ ये अवॉइडेड है। तो लिथियम कार्बोनेट जो कंट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम नहीं देना चाहिए ड्यू टू द फ्यूटल गोइटर यानी कि जो फीटस जो डेवलप हो रहा है उसको गोइटर होने खतरा होता है। साथ में कंजेंट एबनॉर्मलिटी इसके अलावा और कुछ एबनॉर्मलिटी होती है, स्पेशली कार्डियक डिसऑर्डर भी हो सकता है उस फीटल डेवलपमेंट के टाइम में। तो इसलिए प्रेगनेंसी को इसे अवॉइड करते हैं ताकि जो फीटस डेवलप हो रहा है मदर की यूट्रस में
कहीं उसमें ग्वाइटर फेटल ग्वाइटर डेवलप ना हो जाए, या कंजेनियल अबनॉर्मलिटी यानी कि स्पेसिफिक हार्ड कार्डियक डिसऑर्डर्स टाइप की जो सिचुएशन है वो प्रोड्यूस ना हो जाए। इंट्रैक्शन की बात करें तो इंट्रैक्शन क्या है इसका, डायरेटिक जितने भी होते हैं थायराइड या फिरेसेमाइड आपको पढ़ा चुके हैं। डायरेटिक में कॉज सोडियम लॉसेस, प्रमोट प्रॉक्सिमल ट्यूबल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एज वेल एज लिथियम। तो डायरेटिक क्या करते हैं, सोडियम के लॉस को प्रमोट करते हैं और बाई कॉज सोडियम लॉस प्रमोट एंड प्रॉक्सिमल ट्यूबल रीअब्जॉर्प्शन, प्रॉक्सिमल ट्यूब से सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ने लगता है। और इसके साथ में लिथियम का भी, सोडियम के साथ में लिथियम भी रीअब्जॉर्ब ज़्यादा होने लगता है ड्यू टू द थायराइड या फ्यूरेसेमाइड की वजह से। और प्लाज्मा लेवल ऑफ लिथियम इज राइज, जिसकी वजह से प्लाज्मा लेवल बढ़ जाता है। अगर पोटेशियम स्पेन डायरेटिक दे रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि जो लिथियम है वो आपका कुछ अमाउंट में बॉडी में रिटेन करेगा, वो पोटेशियम से डायरेटिक के कारण बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो डायरेटिक के कारण क्या होता है, लिथियम का अमाउंट बढ़ जाता है, लेकिन पोटेशियम स्पेन डायरेटिक के कारण क्या होता है, लिथियम का अमाउंट रीअब्जॉर्ब इतना नहीं हो पाता है, माइल्डर लिथियम रिटेंशन होती है। इसके अलावा ट्राईसाइक्लिक एसिड्स यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एसी इनहिबिटर यानी कि एसी इनहिबिटर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स कैन आल्सो कॉज लिथियम रिटेंशंस। तो टेट्रासाइक्लिन को या फिर एसिड्स को या एसी इनहिबिटर को अगर लिथियम कार्बोनेट के साथ में देते हैं तो लिथियम कार्बोनेट का लेवल होता है ब्लड में बढ़ जाता है, वो आसानी से बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट नहीं होगा। इसके अलावा लिथियम टेंड टू इन्हांस द इंसुलिन और सल्फोनाइल यूरिया इंड्यूस हाइपोग्लाइसीमिया। लिथियम किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो उसमें सल्फोनाइल यूरिया या इंसुलिन के जो एक्शन होते हैं वो आपका बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया जैसी कंडीशन बन जाती है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल जल्दी कम हो जाएगा। चाहे हम सल्फोनाइल यूरिया जो हम यूज़ करते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स डायबिटिक में जो यूज़ करते हैं ग्लीमिप्राइड, तो उनका भी एक्शन बढ़ेगा, साथ में इंसुलिन का भी एक्शन बढ़ जाता है, जिससे हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये इंट्रैक्शन हुए, कुछ डायबिटिक के साथ में इंट्रैक्शन थे, कुछ हाइपोग्लाइसेमिक या इंसुलिन के साथ में इंट्रैक्शन थे। लास्ट इंट्रैक्शन जो है वो सक्सिनाइलकोलिन एंड पेनक्रोनियम है। सक्सिनाइलकोलिन एंड पेनक्रोनियम बोथ आर द स्केलेटल मसल रिएक्शन एजेंट्स हैं, हैव प्रोड्यूस ए प्रोलॉन्ग पैरालिसिस इन द लिथियम ट्रीटेड पेशेंट। अगर लिथियम को कोई पेशेंट लिथियम ले रहा है, लिथियम कार्बोनेट ले रहा है, उस पेशेंट को हम सक्सिनाइलकोलिन या पेनक्रोनियम दे दें तो उसकी जो मसल्स होंगी बहुत ज़्यादा पैरालाइज हो जाएंगी, उसका उस पैरालाइज मतलब बहुत प्रोलॉन्ग पैरालिसिस क्रिएट हो जाता है। तो ये तो हुए इंट्रैक्शन ऑफ लिथियम कार्बोनेट विद द अदर ड्रग्स। अब बात करें यूज़ की, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। एक्यूट मनिया केसेस में हम इसे यूज़ करते हैं। प्रोफाइलैक्सिस इन द बाइपोलर डिसऑर्डर, वो बाइपोलर डिसऑर्डर में बाइपोलर डिसऑर्डर को रोकने के लिए भी लिथियम कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है। मेजर डिप्रेशन किसी को है तो उसमें भी यूज़ करते हैं। साथ में न्यूरोसाइकेट्रिक इलनेस जो होती है, मतलब न्यूरोसाइकेट्रिक इलनेस इज द टाइप ऑफ साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, तो उसमें भी इसे यूज़ किया जाता है। तो ये हुआ कंप्लीट आपका लिथियम कार्बोनेट्स। आपको वीडियो समझ में आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई क्वेश्चंस या कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी को शेयर करने पर उसके हेल्पफुल हो सकता है तो उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आगे आपको और भी ड्रग रिलेटेड और भी इस तरह की वीडियोस आपको मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट ड्रग के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।